एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि यहाँ आपकी केवीएस पीआरटी की जो आपकी परीक्षा है ये चल रही है और कहीं ना कहीं आपके पूरे पेपर एनालिसिस में आपको इतना पता चल रहा है कि जो हिंदी है, हिंदी की जो एनसीईआरटी किताब है इनकी आपकी समरी पूछी जा रही है। तो देखिए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल मैंने आप लोगों के साथ 2 वीडियो यहाँ पे शेयर की थी जिसमें मैंने आपके साथ 10-10 चैप्टर यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस आप जरूर देखिए, क्योंकि आपके क्लास 5th के 10 चैप्टर और क्लास 4th के आपके 10 चैप्टर यहाँ पे रिमझिम की किताब से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को देखते हैं तो क्लास 5th में कुछ और चैप्टर हैं, जैसे कि टोटल चैप्टर 18 हैं। तो आगे जो बचे हुए 8 चैप्टर हैं इनकी समरी भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि अगर गलती से इन चैप्टर्स में से अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों पार्ट नहीं देखे तो आप जरूर देखिए, 20-20 मिनट में आपके 10-10 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो आज की वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ 11 चैप्टर से लेकर 18th चैप्टर तक डिस्कस करूंगी, ये तो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ वो जो 10 चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ क्लास 4th और क्लास 5th की, इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है। आप चाहें तो वो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, आपका टाइम बचेगा और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं वो भी कवर करते हैं। अब चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन मैं शुरू करती हूँ। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि इसके पहले के 1 से लेकर 10 तक के जो चैप्टर की समरी है वो मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस कर दी, और मैं इतना मान के चलूँगी कि आपने वो सेशन यहाँ पे देख लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्लास 5th की एनसीईआरटी जो रिमझिम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो बचे हुए चैप्टर हैं यानी कि चैप्टर 11 से लेकर 18 तक, वो भी हम फटाफट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। आसान और अच्छे चैप्टर हैं, बट यहाँ पे आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं चैप्टर 11 की बात करूँ तो इस चैप्टर का नाम है चावल की रोटियाँ, जो कि एक नाटक है। ये किनके द्वारा लिखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो नाटक है इसमें कुछ मेन यहाँ पे पात्र हैं। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पेपर दे के आ रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये भी जानना है। अब देखिए, इस कहानी के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोको नाम का एक लड़का है जो कि मेन पात्र है, और इसके 3 दोस्त हैं जो कि हैं निन्नी, तिनसु और यहाँ पे सिम्मी। अब देखिए, यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से, कहानी को जानने से पहले हम लोग इन पात्रों के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोको के बारे में बता रखा है कि ये 8 साल का एक भरमी लड़का है जो कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मोटा है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और निन्नी जो है ये क्या है, 9 साल का एक भरमी लड़का है, और ये क्या है, कोको का दोस्त है। इसके अलावा यहाँ पे तिनसु के बारे में बता रखा है कि तिनसु जो है वो कोको के साथ का है, यानी कि सेम एज का, 8 साल का, जो कि फिर क्या है, ये एक आपका ब्रह्मी लड़का है और साथ ही साथ यहाँ पे कोको का ही दोस्त है। और ये जो मिम्मी है आखिर में, ये 7 वर्ष की एक बच्ची है जो कि कोको की ही दोस्त है। साथ ही साथ इन सभी के साथ साथ यहाँ पे इस पार्ट के अंत में हम लोगों को यहाँ पे उबातुन के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। और उबातुन को आपकी एनसीईआरटी में इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। उबातुन जो शब्द है ये यहाँ पे जनता की दुकान का यहाँ पे प्रबंधक यहाँ पे बता रखा है। जैसे कि मान के चलिए, जो किराने की शॉप होती है उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि यहाँ पे इस तरीके का अभिनय कर रहा है। और इसके बारे में क्या बता रखा है कि ये लंबे कद का, यहाँ पे नकली मूंछें लगाने वाला और चश्मा पहन के रहने वाला एक व्यक्ति है। इस तरीके का एक किरदार यहाँ पे हमें बता रखा है, क्या, उबातुन। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इस पाठ की शुरुआत किस तरीके से होती है कि कोको सुबह उठता है और उसके माता पिता के खेत में जाने के बाद वो उठता है। मतलब जब तक वो उठा था तब तक उसके माता पिता जो थे वो खेत में चले गए थे। अब देखिए, जो ये कोको की माँ होती है वे उसके लिए 4 चावल की रोटियां बना के गई होती है, जो कि वो अलमारी में रख देती है ताकि कोको जब उठेगा तो उसे खा सकता है। अब कोको को ये चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, तो वो खाने बैठता है, और जैसे ही वो खाने बैठता है तो दरवाजे में किसी की दस्तक उसे सुनाई पड़ती है। और जैसे ही वो दस्तक सुनता है तो वो घबरा जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उससे चावल की रोटियां मांगे तो उसे वहां पे शेयर करनी पड़ेगी, यानी कि देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है कि दरवाजा खोलने से पहले जो चावल की रोटियां थी वो छुपा लेता है।
अब देखिए वो दरवाजे में देखता है तो वहाँ पे कौन थी, वहाँ पे कौन था, वहाँ पे निन्नी थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वो दरवाज़ा खोलने में थोड़ा समय तो लगाता है, तो यहाँ पे जो निन्नी है वो पूछता है कि तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना समय क्यों लगाया? तो वो झूठ बोल देता है कि मैंने नाश्ता करा था और उसके बाद मैं हाथ पाथ मुंह धोने के लिए चला गया था, इस वजह से मुझे यहाँ पे दरवाज़ा खोलने में समय लग गया। अब देखिए ये भी हम जान लेते हैं, ये जो निन्नी है ये यहाँ पे ये कोको के घर क्यों आया था। अब ये जो निन्नी है ये कोको के घर इसलिए आया था क्योंकि उसे रेडियो में परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी जो है वो चाहिए थी। बट कोको यहाँ पे बहाना बना देता है कि मेरा रेडियो यहाँ पे ख़राब है, तो कोको तुरंत यहाँ से तिनसु के घर के लिए निकल जाता है ताकि उसे यहाँ पे परीक्षा संबंधित कुछ जानकारी मिल जाए। अब देखिए कोको फिर से यहाँ पे सांस में सांस लेता है और फिर से चावल की रोटियां वे खाने के लिए निकालता है। तो इतने में ही उसकी दोस्त जो मिमी है वो यहाँ पे वापस आ जाती है, मतलब अब मिमी आती है उसकी दोस्त उसके घर में। तो वो सोचने लग जाता है कि कहीं मिमी मेरी रोटियां ना मांग ले, और वो रोटियों को फूलदान में छिपा देता है। अब देखिए मिमी अंदर आती है और मिमी को पता होता है क्योंकि वो उसकी मम्मी से मिलके आई होती है, माता जी से, कि उन्होंने चावल की रोटियां बनाई थी। तो वो पूछती है कि तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि उन्होंने माता जी ने चावल की रोटियां बनाई थी। तो यहाँ पे वो फिर से झूठ बोलता है कि मैंने वो रोटियां जो हैं वो खा ली। तो देखिए यहाँ पे मिमी अपने हाथ दिखाती है जिसमें यहाँ पे जो पापड़ हैं वो यहाँ पे होते हैं, और वो कहती है कि मैं केले के पापड़ लेके आई थी जो मेरी मम्मी ने बनाए थे, और मैं चाह रही थी कि हम दोनों साथ में मिलके खाएं, पर अब कोई बात नहीं। तो वो उससे क्या करती है, वो उससे यहाँ पे चाय मांगती है। तो कोको उसको चाय दे देता है और वो चाय के साथ पापड़ खाने लग जाती है। और कहीं ना कहीं कोको के मन में होता है कि कहीं ये सारे के सारे पापड़ ना खा ले और कुछ भी पापड़ मेरे लिए ना छोड़े। और इतने में ही जब वो ये सोच ही रहा होता है तो यहाँ पे कोको का जो दोस्त है टिंसू उसके घर में आ जाता है, और टिंसू के साथ यहाँ पे मिमी क्या करती है, पापड़ खाने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो टिंसू है वो कहता है कि फूलदान में फूल लगाने की बात करता है कि तुम्हारे फूलदान अच्छे लग रहे हैं, इसमें हम फूल लगाते हैं, क्योंकि वो नया नया था, उसमें कोई भी फूल नहीं लगे थे। तो यहाँ पे कोको फिर उसे मना कर लेता है कि मुझे कोई यहाँ पे फूल वूल नहीं लगाने, तो इस तरीके से वो बोल देता है। अब देखिए कहीं ना कहीं वो सोच रहा होता है कि मैं कितने एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलूंगा। तो देखिए तभी वहाँ पे जो यहाँ पे उबातुन है वो आता है, उबातुन वही दुकानदार आता है, और वो बताता है कि तुम्हारी माता जी मेरे दुकान में आई थी फूलदान लेने के लिए, तब नीले रंग का फूलदान ना होने की वजह से मैंने गुलाबी रंग का फूलदान उन्हें दे दिया था। तो देखिए वो कहता है कि अब यहाँ पे गुलाबी जो नीले रंग का फूलदान है वो आ गया है, तो ये वाला फूलदान मुझे दे दो, और वो वापस उसे लेके चले जाता है जिसमें चावल की रोटियां भी साथ में थी। और कोको आखिर में दुखी हो जाता है कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो मुझे भी मिल जाता और शायद मेरे दोस्तों को भी। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगला चैप्टर है गुरु और चेला। चैप्टर क्या है, ये एक कविता है जो कि यहाँ पे सोहन लाल द्विवेदी द्वारा ये लिखी गई है। अब देखिए इस कविता में एक नगरी के बारे में ये बता रखा है, एक नगरी का वर्णन यहाँ पे किया गया है जिसमें हर चीज क्या थी, 1 टके की मिलती थी, और साथ ही साथ वहाँ का जो राजा था वो बहुत मूर्ख था, जिस कारण वहाँ की व्यवस्था जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। और यहाँ पे बता रखा है कि इस पार्ट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर कोई गलती किसी के द्वारा होती थी तो किसी की गलती की सजा किसी और को मिल जाती थी इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर नहीं, ये पोएम के अंदर अब देखिए ये कहानी जो है वो किस तरीके से है कि कहानी की शुरुआत होती है अंधेर नगरी से। अंधेर नगरी में यहाँ पे जो गुरु और चेला जो हैं वो आते हैं, मतलब बाहर से कहीं से आते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि अंधेर नगरी का जो राजा है वो निहायती मूर्ख है, मतलब उसे चीज़ों का कुछ पता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, किसी की सज़ा किसी को मिल जाती है। तो देखिए ये सब जानने के बाद, ये सब सुनने के बाद गुरु चेले से उस नगरी से फ़ौरन वापस लौटने को कहता है। पर जब चेला ये सुनता है कि उस नगरी में हर चीज़ यहाँ पे 1 टके की है, तो वो वहाँ से जाने से मना कर देता है और वहाँ के जीवन के मज़े लेने लग जाता है, और गुरु तो वापस चला जाता है। तो देखिए चेला इसी तरीके से वहाँ खाता पीता है, मज़े करता है। और एक दिन की बात है कि एक दिन यहाँ पे जब राजा यहाँ पे सैर कर रहे थे तो वो देखते हैं कि एक जो दीवार है वो गिर जाती है। तो वो यहाँ पे तुरंत एक यहाँ पे फरमान देते हैं कि दोषी को पकड़ के लेके आओ और दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो देखिए दोषी के रूप में सबसे पहले यहाँ पे
संतरी को बुलाया गया जिसको यहाँ पे दीवार बनाने का काम दिया गया था, फिर कारीगर को, फिर यहाँ पे मिस्त्री को, फिर यहाँ पे मशक वाले को, उसके बाद मिस्त्री को। तो देखिए इस तरीके से पता चला कि जो मिस्त्री है उसने ये दीवार बनाई है। तो आखिर में ये डिसाइड हुआ, ये एक तरीके से फैसला लिया गया कि मिस्त्री को फांसी लगाई जाए, पर उसके जो मोटे गर्दन के कारण उसे फांसी नहीं दी गई, मतलब उसका गला फंस ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो राजा था उसने बोला कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसका गला इसमें फंस जाए। तो ऐसे करके जो चेला था वो यहाँ पे फंस गया और चेले को मृत्युदंड देने की बात आ गई। तो इतने में ही चेले को अपने गुरु की याद आती है। गुरु अपनी सूझबूझ से अपने चेले को बचा देता है और कहीं ना कहीं राजा को ही आखिर में यहाँ पे फांसी हो जाती है। तो इस तरीके से ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके अलावा देखिए अगला है स्वामी की दादी। अब ये एक रात के समय की एक छोटी सी नोकझोंक है जो कि स्वामी और उसकी दादी के बीच में होती है। स्वामीनाथ एक छोटा सा बच्चा है जो रात के समय में अपनी दादी के गोद में लेटा हुआ है और कहीं ना कहीं वहाँ पर ये दोनों के दोनों अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और दोनों में बहस हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है और आखिर में स्वामी सो जाता है। इस तरीके से एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे दादी को जो स्वामी है वो अपने रामम करके दोस्त के बारे में बताता है और ये बताता है कि यहाँ पर उसका जो दोस्त है उसके पिताजी की प्रशंसा वो कर रहा होता है। तो तभी दादी उसके बात को बीच में काट के बोलती है कि दादा अपने दादा के बारे में उसके दादा के बारे में बताने लगती है। तो यहाँ पे स्वामी को गुस्सा आ जाता है कि दादी मेरी बात को यहाँ पे जो एक तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। तो दादी को चुप करा के फिर से अपनी बात को शुरू कर देता है। वे रामम के अच्छे अंक लाने के लिए प्रशंसा करता है कि वो कितना बुद्धिमान है। तभी दादी अपनी खुद की चर्चा करने लग जाती है कि तुम्हारे दादा भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनको भी मेडल मिलता था। फिर से स्वामी यहाँ पे फिर गुस्सा हो जाता है। तो इस तरीके से दो तीन चीज़ें यहाँ पे नोक-झोंक चलती रहती है और इसी तरीके से दादी पोते में हल्की हल्की बहस के बाद दोनों के दोनों वहाँ पे सो जाते हैं। तो इस तरीके से एक स्वीट एंड सिंपल सा चैप्टर यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा देखिए अगला जो चैप्टर है वो है बाघ आया बाघ आया। अब देखिए ये जो है आपकी एक कविता है जो कि दो दोस्त के बीच में आपसी वर्णन के बारे में बता रखा है कि एक बाघ के बारे में वो बातचीत करते हैं और उनके मन की कल्पना भाव यानी कि वो जो इनकी इमेजिनेशन है उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। अगर मैं बाघ की बात करूँ तो ये आपको ईवीएस की एनसीईआरटी में भी दे रखा है जिसके क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये आपकी मिक्स चीज़ें हैं जो कि आपके एक दूसरे चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। बाकी कविता है तो आपको इसके जो शीर्षक है ये पता होने चाहिए, ये कौन है, नागार्जुन। इसके अलावा देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोगों को बिसन की दिलेरी के बारे में बता रखा है और प्रतिभा नाथ द्वारा ये एक पाठ जो है ये लिखा गया है। अब देखिए बिसन कौन है, एक 10 साल का लड़का है जो कि यहाँ पे फार्म हाउस जाता है ताकि कर्नल दत्ता से ये ट्यूशन पढ़ सके, मतलब पढ़ सके। और ये रोज एक रास्ते को ये फॉलो करता है और एक दिन जब ये जा रहा होता है तो उसे गोली बरसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। शुरुआत में तो ये थोड़ा डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर इसे बाद में पता चलता है कि जो गोलियां थी ये शिकारियों द्वारा चलाई गई थी ताकि तीतरों को ये मार सके। तो देखिए ये खेत के रास्ते सीधा सीधा ये जब निकल रहा होता है तब इसे क्या मिलता है, तब इसे यहाँ पे एक घायल तीतर मिलता है जिसे बिसन बड़ी सावधानी से पकड़ता है और अपने कपड़े में उसे लपेट लेता है और वो सोचता है कि मैं आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगा। पर शिकारी उसे बिसन को रोक देता है और यहाँ पे उसे रुकने को कहता है और वो थोड़ा गुस्सा भी करता है। बट यहाँ पे जो बिसन है वो नहीं रुकता और वो फार्म हाउस तक जैसे तैसे पहुंच जाता है। तो शिकारी भी उसके पीछे पीछे आते हैं और तीतर को लेने की बात करते हैं। तो कर्नल उनसे पूछता है कि ये तीतर तुम्हारा है, तो कहता है तो वो जो शिकारी होते हैं वो कहते हैं कि हम इन तीतरों को खाते हैं। तो यहाँ पर जो कर्नल है वे उन्हें डांटते हैं और जाने को कहते हैं। तो इस तरीके से बिसन ने उस घायल तीतर की जान बचाई थी। इसी वजह से इस पाठ का नाम क्या पड़ा यहाँ पे, बिसन की दिलेरी।
अब चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, जो कि अगले 2 आपके क्या हैं, कविताएं हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी रे पानी करके एक चैप्टर है, जिसके अंदर अगर आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको जल चक्र के बारे में यहाँ पे पता चलेगा कि जल चक्र किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वाष्पीकरण होता है, पूरा यहाँ पे बता रखा है। तो ये आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल से संबंधित चैप्टर है। तो वर्ल्ड वाटर डे आपसे पूछा जा सकता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही साथ भविष्य में होने वाली जल से संबंधित जो परेशानियां हैं उनसे संबंधित कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं ये उठा रखे हैं। अगर हम पानी का सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका जो स्तर है वो गिरता रहेगा, वाटर टेबल गिर जाएगी और कहीं ना कहीं हम लोगों को भविष्य में ये दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा अगली जो है एक कविता है, जो कि छोटी सी हमारी नदी के बारे में यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए ये जो कविता है, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक नदी के आसपास के क्षेत्र के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक नदी के आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे नदियों में जो जल का महत्व यहाँ पे भी इस पोयम के अंदर बता रखा है। अब देखिए आगे अगर हम बढ़ें तो आगे अब अगला पार्ट है यहाँ पे चुनौती हिमालय की। अब देखिए ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसमें यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के बारे में बता रखी है, जो कि किन की है, यहाँ पे जवाहरलाल और उनके चचेरे भाई से संबंधित है, जो कि कश्मीर में घूमने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ से होते हुए हम अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो वो सुबह सुबह ही अमरनाथ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। वो लोगों से सुनते हैं कि रास्ते में बहुत बर्फबारी होती है, बहुत परेशानी होती है, इसके बावजूद वो रुकते नहीं हैं और यहाँ पर वो चलते चले जाते हैं। तो देखिए तिब्बत के यहाँ पे पठार का दृश्य यहाँ पे बता रखा है, जो कि काफ़ी सुंदर है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि सर्द हवा चल रही होती है, जो कि हड्डियों तक पहुँचती है जब वो चढ़ाई चढ़ते हैं, और चारों तरफ यहाँ पे पथरीली चट्टान है जो कि सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो अपना पूरा का पूरा सफ़र है वो यहाँ पे सुबह 4 बजे से शुरू किया और चढ़ाई करते करते ये दोपहर के यहाँ पे 12 बज गए थे। तो लगभग इतने समय में इन्होंने यहाँ पे 16,000 फीट की ऊंचाई जो है ये इतनी चढ़ाई चढ़ ली थी, पर अभी तक भी अमरनाथ की गुफा का कुछ पता नहीं चला था। तो देखिए आगे वो अपना सफ़र क्यों नहीं पूरा कर पाए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब वो आगे आगे चलते रहे तो देखिए आगे आगे जितना आगे वो गए उतनी गहरी और चौड़ी खाइयाँ थी, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, और खाइयों को पार करने के लिए कोई उचित सामान उनमें से किसी के पास नहीं था, जिसकी वजह से जवाहरलाल और उनके जो साथी थे, उनके जो चचेरे भाई थे, उन्हें अपनी अमरनाथ की यात्रा यहीं पे छोड़नी पड़ी। तो इस तरीके से मैंने आपका पहले पार्ट में 1 से लेकर 10 चैप्टर और अभी मैंने 11 से लेकर 18 चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप ये सेशन आपको केवीएस पीआरटी एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।